इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। किसी भी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में ये देखा जाता है कि उसमें इतिहास को किस तरीके से परोसा गया है। ठीक इसी तरीके का भी सवाल भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए उठ रहा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने समाज विज्ञान की किताबों में किन किन तरीके की चीज़ों को रख रहा है और बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। इस बारे में आज के इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय डॉक्टर एनपी सिंह जी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान के किताबों में ऐसा क्या होगा जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सर, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद एकता जी। भारतीय शिक्षा बोर्ड की समाज विज्ञान के किताब को लेकर, यानी कि इतिहास किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस विषय को लेकर बहुत सी बातें हो रही है कि क्या रखा जाएगा टेक्स्ट बुक में, क्योंकि हम अपना टेक्स्ट बुक खुद निकाल रहे हैं। तो सर, इस बारे में थोड़े अच्छे से आप बताइए कि कैसे होगा। देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन है उसके पीछे उद्देश्य है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी एक विश्वास पद्धति, किसी एक दर्शन या इतिहास के किसी एक कालखंड पर आधारित ज्ञान परंपरा की बात नहीं है, क्योंकि जो भारतीय शब्द है वह एक बृहत्तर संदर्भ में भौगोलिक क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करता ही है, लेकिन पूर्णता में विश्व की प्राचीनतम अद्यतन प्रवहमान संस्कृत का भी साक्षात विग्रह है भारतीय शब्द। और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें समाज विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों का मानस भारत बोध के साथ गढ़ना आवश्यक है। जब हम किसी बोध की बात करते हैं किसी राष्ट्र के नाम से या विश्व के नाम से, तो स्वाभाविक है कि हम फिर किसी विचार को मानस के केंद्र में स्थापित करने की बात करते हैं। किसी भी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होता है एक समर्थ राष्ट्रीय, सामाजिक, वैश्विक इकाई के रूप में बच्चे का विकास करना। विचार गर्भ से पैदा होता है दर्शन के, और जो जिस समाज की जो फिलॉसफी होती है, जो उसकी दार्शनिक यात्रा होती है, उसी के अनुरूप विचारों से समाज अनुप्राणित होता है। इतिहास के विभिन्न अवयव, राजनीति विज्ञान के अनेक घटक, अर्थशास्त्र, सभी कुछ अनुप्राणित होते हैं विचार से, जो फिलॉसफी का सह उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। इसलिए जब हम भारत के बच्चों के मानस को भारत बोध से गढ़ने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें भारत की संपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक यात्रा में आने वाले विभिन्न पड़ावों पर एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल मेथोडोलॉजी से बच्चों के अंदर ये बोध पैदा करना है, कंटिन्यूटी एंड चेंज, कि हमारी सांस्कृतिक जो धारा रही है, इतिहास के जो विभिन्न अवयव हैं, घटक हैं, ऐतिहासिक मूल्यबोध हैं, उनमें कैसे परिवर्तन हुए, किन कारणों से हुए, और क्या क्या कंटिन्यूटी, सातत्यता बनी रही, ये विश्लेषण करने की दक्षता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। साथ ही ये भी होनी चाहिए कि समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं जिसमें इतिहास केंद्र में है, 4 तरह की अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस पर आधारित होता है। एक व्यक्ति का स्वयं के अंतस से, अपने आंतरिक अंतःक्रिया,
जिसका सह उत्पाद है मनोविज्ञान। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, उपनिषदों, पतंजल योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत पूर्णता से आंतरिक यात्रा के लिए समर्थ ग्रंथ है। जब हम बात करते हैं दूसरे अंतःक्रिया की, मनुष्य और प्रकृति के बीच का इंटरेक्शन, इससे प्रारंभ होता है ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इसकी यात्रा शुरू होती है विषयों की। जब हम मनुष्य और समाज की अंतःक्रिया की बात करते हैं तो वहां प्रारंभ होता है समाज विज्ञान, वहां प्रारंभ होता है राजनीति विज्ञान, वहां प्रारंभ होता है ऐतिहासिक यात्रा, अर्थ विज्ञान। जब हम सोसाइटी और नेचर की बात करते हैं, उसके इंटरैक्शन की, तो वहां आते हैं विज्ञान की शाखाएं और टेक्नोलॉजी, और उससे प्रभावित समाज विज्ञान के घटक। तो बड़ा संश्लिष्ट विषय है एकता जी, क्योंकि कोई विषय अलग से नहीं है कि हम कहें कि इतिहास एक अलग विषय है, ज्योग्राफी एक अलग विषय है, या विज्ञान एक अलग विषय है, साहित्य अलग विषय है। ऐसा नहीं है। सभी इन्हीं चारों अंतःक्रियाओं में सृजित ज्ञान परंपराओं के ज्ञान सृजन का परिणाम है। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सिर्फ युद्ध इतिहास नहीं है कि हम युद्धों की चर्चा करके रटा दें। घटनाएं और कौन किस कालखंड में राजा था, यह समाज विज्ञान और इतिहास का उद्देश्य नहीं है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य है कि अपने विगत जो भी इतिहास रहा है उसकी पूरी यात्रा में किस तरह से ज्ञान सृजन हुआ है, नॉलेज क्रिएट हुआ है, और कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं, पड़ाव हैं, जिनके माध्यम से एक व्यापक जीवन दृष्टि भारत की सामाजिक और वैयक्तिक जीवन पर पड़ा है और उसका विश्व के इतिहास पर प्रभाव पड़ा है। समाज विज्ञान जो सब्जेक्ट है ना सर, मोस्टली जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो बोर हो जाते हैं या उनको रटना पड़ता है, वो रट के एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड इसका कोई तोड़ लेके आया है कि बच्चों को रटना ना पड़े? नहीं, मैं उसीलिए ये समग्रता की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि जब हम बच्चों को अलग अलग कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि ये पढ़ के उनके जीवन में उपयोग क्या है। रुचि तभी विकसित होती है जब उसको लगे कि इस पढ़ने की उपादेयता क्या है। हम 21वीं सदी में 1/4 हिस्सा व्यतीत हो गया और 2025 के मोड़ पर खड़े हैं, और इस समय बच्चे को मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक, सरस्वती सिंधु, मुगल काल, सल्तनत काल, जो भी पढ़ा रहे हैं हम, सातवाहन, चोल, चेरास, पल्लवास, जो भी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के मानस में हम 21वीं सदी का एक समर्थ नागरिक तैयार करना है उसको। तो उसे ये बोध होना चाहिए कि मानव इतिहास की यात्रा जब प्रारंभ हुई तो विभिन्न चरणों में किस किस तरह की चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए किस किस तरह के ज्ञान सृजन हुए, और उस ज्ञान सृजन का प्रभाव हमारे राजनीतिक गवर्नेंस मॉडल, पॉलिटिकल गवर्नेंस, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना, या समाज शास्त्र, सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारा विश्व के अन्य देशों से संबंधों पर क्या असर पड़ा। जब उसको ये रुचि होती है कि इसमें ये मिल रहा है सामर्थ्य हमको, कि आज हम 2025 में पढ़ करके जब हम 2050 में, 47 में जब देश 100 वर्ष मना रहा होगा अपना स्वतंत्रता का, 2047 में, उस समय एक समर्थ नागरिक के रूप में वह एक कह सके गर्व के साथ कि अपने पूर्वजों की सारी संघर्ष और पुरुषार्थ की यात्रा को आत्मसात करते हुए और विश्व की समस्त ऐतिहासिक समझ रखते हुए
21वीं सदी की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पास नए ज्ञान सृजन का सामर्थ्य है। यह समाज विज्ञान का उद्देश्य है, मात्र घटनाओं को याद दिलाना नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, अगर हम दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, इसके हम ये गिनाते रहे कि बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये कथानक बताते रहे कौन कितने वर्ष तक रहा, कौन कितने आक्रमण किया, किसको पराजित किया, ये बहुत छोटा सा हिस्सा होता है इतिहास का। जानकारी ये होनी चाहिए कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में ऐसी कौन सा फलसफा, कौन सी जीवन पद्धति विकसित हुई जो आज तक निरंतर चली आ रही। जैसे पीपल के पत्ते के बारे में दिव्यता रखना भाव, स्वस्तिक, स्त्रियों का सिंदूर मांग में, चूड़ियां, बाजूबंद, योग करती हुई मूर्तियां, यज्ञ करते हुए आल्टर्स के उत्खनन में पुरातात्विक पाए गए अवशेष, पशुपतिनाथ, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के प्रमाण, गणित, वास्तु का प्रमाण, ये जब मिलते हैं तो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में ये ज्ञान परंपरा ने कैसे आज तक प्रभाव डाला है और डालती जा रही है। वैदिक काल में अगर हमारे षड्दर्शनों में जो जीवन की पद्धति प्रकृति के साथ एकात्म भाव की आई, उसने कैसे आज 21वीं सदी में नॉर्वे और अमेरिकन फिलोसोफर, यूरोपियन सारे कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति विकल्प है, विचार विकल्प है एकमात्र ग्रह को बचाने के लिए। तो वो कंटिन्यूटी कि जो हमारे उपनिषदों में हजारों साल पहले कहा गया, वो आज की तारीख में एक विचार पद्धति के रूप में अत्यंत प्रासंगिक रूप में खड़ा हो रहा है सामने। इसलिए इतिहास पढ़ना है। इतिहास इसलिए पढ़ना है कि जब मौर्य काल में अशोक ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, इसके बाद जब उसके स्थिरता आई राज्य में, युद्धों से परे हटे हम, और एक भाईचारे का भाव आया, सर्वधर्म संभाव की प्रवृत्ति को बढ़ाया अशोक ने, सम्राट अशोक ने। इसके बाद ज्ञान सृजन की परंपरा प्रारंभ होती है। गुप्त काल में जब साम्राज्य में स्थिरता हुई, जब साम्राज्य में डिस्क्रिमिनेशंस, अनावश्यक विभेद की बातें कम हुई, वो चाहे स्कंदगुप्त हो, कुमारगुप्त हो, अगर वैष्णव होने के साथ साथ अगर बुद्धिस्ट भी स्कल्पचर्स की बात करते हैं, स्तूपों की बात करते हैं निर्माण की, और उधर अशोक बुद्धिस्ट होते हुए अन्य सनातन के अन्य घटकों से भी संबंधित प्रतीकों, बिंबों की रक्षा और बढ़ावा देता है, तो उस दौर में ही ज्ञान सृजन हुआ। इसका मतलब है कि समाज जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, समाज में जब एक समरसता होती है, सामंजस्य होता है, तब नए ज्ञान सृजन की कोपलें पल्लवित होती हैं। ये भाव देना है कि शताब्दी मुगलों के काल में जब उन्होंने, या सल्तनत ने, जब भारत में 13वीं 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जब रिलीजन आधारित डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी लानी शुरू की, एक ऐसा दौर आया और युद्ध 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 ही होते रहे साम्राज्य विस्तार के लिए। दूसरी ओर वॉर फॉर एक्सपेंशन, साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध, और साथ ही रिलीजन फेथ सिस्टम के नाम पर नीतियों का विभेदकारी संरचना, इन दोनों ने पूरी ज्ञान सृजन की परंपरा को ही शिथिल कर दिया, शून्य कर दिया। तो 21वीं सदी में हमें यह सीखना है अपने इतिहास से कि अगर हम डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज रखेंगे, यदि हम युद्धों पर रहेंगे, हम आंतरिक सामंजस्य नहीं रखेंगे, और 146 करोड़ भारतीय अगर चंद्रगुप्त और चाणक्य के अखंड भारत की कल्पना के अनुसार राष्ट्र को गढ़ने के लिए इतिहास सम्मत बोध नहीं रखेंगे, तो हम 21वीं सदी में विश्वगुरु या इस टेक्नोलॉजी के युग में, नॉलेज इकोनॉमी के युग में, बिना नए चुनौतियों के लिए नए ज्ञान सृजन किए बिना हम अग्रणी राष्ट्र नहीं हो सकते, सशक्त राष्ट्र नहीं हो सकते।
तो हमारे इतिहास की जो पूरी संक्षेप में, वैसे तो बहुत विस्तार से है, लेकिन संक्षेप में ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भारत की पूरी यात्रा में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को प्रभावित किया। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे आखिरी में। आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भी कुछ अलग से पॉलिटिकल साइंस के बुक्स लेने पड़े होंगे कि आपको तैयारी करनी पड़ी अलग से लेकर के, जो आपकी जो स्कूल के पाठ्यचर्या थी या पाठ्य पुस्तक था उसमें नहीं था। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड इस तरीके की पुस्तकों को बना रहा है कि उन्हें आगे चलकर जब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहे स्टूडेंट्स, तो उनको अलग से बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े? देखिए, इसके लिए दो आवश्यकताएं होती हैं मौलिक। पहला है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है निर्धारित, वो प्रत्येक कक्षा के लिए विषयों के लिए दक्षता को निर्धारित करता है। करिकुलर गोल्स, लर्निंग कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम। और सामान्य रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो एनसीएफ की कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रख के आते हैं। तो हमारा बोर्ड पहला ये ध्यान रख रहा है कि हम एनसीएफ को अक्षरशः अनुपालित करेंगे, ताकि जो एक दायरा होगा प्रश्नों के आने का वो इसी ब्लूप्रिंट के अंदर का होगा, उसको हम पूर्णतः रखेंगे जैसे एनसीईआरटी भी रखती है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है एकता जी, कि हमें रट्टा मार करके सिविल सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने का लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। हम लक्ष्य रख रहे हैं, और प्रश्न भी अब सिविल सर्विसेज में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कॉग्निटिव एनालिसिस बेस्ड आने लगे हैं। बहुत अच्छा एक प्रयास है यूपीएससी का भी। हमारा भी उद्देश्य है कि जब हम कोई समाज विज्ञान की पुस्तक बना रहे हैं तो दो टर्म होता है, दो शब्द है, सोशल प्रोसेसेस और सोशल इंक्वायरी। किसी बच्चे को सामाजिक प्रक्रियाओं की संरचनागत प्रवाह के विषय में एक प्रामाणिक समग्र जानकारी होनी चाहिए। पहला, सोशल प्रोसेसेस, विच काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर बीइंग इवॉल्व्ड in different domains of social science during that historical journey। और दूसरा होता है सोशल इंक्वायरी। यस, इंक्वायरी अभी तक लोग क्या समझते हैं कि क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी सिर्फ विज्ञान का ही एक विषय होता है, कि इनोवेशन सिर्फ विज्ञान में होता है। मैं लोगों से कहता हूं कि विज्ञान तो एक टूल है। समाज विज्ञान बच्चे को गढ़ता है कि वो कैसे विज्ञान का उपयोग करेगा। तो अगर हम बच्चे को एक सामाजिक वैज्ञानिक नहीं बना पाए, सोशल साइंटिस्ट के रूप में गढ़ना भी हमारी समाज विज्ञान की किताबों का उद्देश्य है। और मेरा दावा है कि जब कोई विद्यार्थी अगर अपनी पुस्तकों में इस तरह के पाठ्य जो सामग्री है ऐसा प्राप्त हो जाए और ऐसे अभ्यास प्राप्त हो जाए कि उसको एक समूची अपनी अतीत की यात्रा के सोशल प्रोसेसेस को जानने के लिए सोशल इंक्वायरी की कैपेसिटी आ जाए और समग्रता से इंटरलिंक कर सके वो, कि इतिहास के किसी धारा पर ज्योग्राफी ने क्या प्रभाव डाला, ज्योग्राफी ने इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव डाला, इकोनॉमिक्स ने हिस्ट्री पर क्या प्रभाव डाला, हिस्ट्री ने, हिस्टोरिकल इवेंट्स ने इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव डाला, पॉलिटिकल गवर्नेंस पर हिस्ट्री ने क्या प्रभाव डाला, पॉलिटिकल गवर्नेंस ने इतिहास की धारा कैसे बदला, पॉलिटिकल गवर्नेंस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या रिश्ता रहा, इन सभी का मिलाकर के ज्योग्राफी पर कैसे क्लाइमेट चेंज या जिस तरह की समस्याएं आ रही उस पर क्या असर हुआ, और इकोनॉमी ने सोशल स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित किया, और ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है वो एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। ये जो एक समग्रता से एक सोशल साइंटिस्ट बनने की जो एक सामर्थ्य है वो हमें विकसित करना है। और जब उस दिन वो विकसित हो जाएगा तो प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होगा वो एक नए शोध भी कर सकता है। और भारत को आवश्यकता है, भारत जैसे विविध वैचारिक पद्धतियों, विविध
भौगोलिक क्षेत्रों, विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक पुष्पगुच्छ है भारत। यहां पर इस देश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक समर्थ युवा सामाजिक वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता है, जो 21वीं सदी के अनुरूप समाज की धाराओं को परिवर्तित करने की दक्षता रखते हैं, उसमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। अगर ऐसा समाज विज्ञान की पुस्तक हम नहीं बना पाए तो हम शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो हमारी पुस्तकों में पूरी तौर से अंतः संबंध, समग्रता में समाज विज्ञान, समग्रता में पूरी ऐतिहासिक यात्रा का बोध, अतीत के गर्भ से उपजे हुए वर्तमान के समस्त चारित्रिक और संगठनात्मक संरचनात्मक विश्लेषण और इसके संभावनाओं से भविष्य में हम अपॉर्चुनिटीज कहां तलाश सकते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में, चुनौती को अवसर के रूप में बदलने के लिए किस तरह का मानस होना चाहिए, किस तरह की हमारी यात्रा होनी चाहिए, किस तरह का हमारा पॉलिटिकल गवर्नेंस होना चाहिए, किस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर राष्ट्र को बनाएं, साथ में प्रकृति को भी तेन तक तेन भुंजिता के साथ लेकर चल सकें। ऐसे समाज विज्ञान की पुस्तकें बना रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने आज के इस एपिसोड में। खैर समय कम था, नहीं तो और इस बारे में बातचीत की जा सकती थी। अगर आप भी समाज विज्ञान की किताब खरीदना चाहते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की, तो नीचे जो नंबर है उस पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड की समाज विज्ञान की किताब से पढ़ा सकते हैं, ताकि आगे चल के वो किसी भी कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम की, सिविल सर्विसेज की वो तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।